प्रवीण कुमार आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में हैं। तो प्रवीण भैया, आज मैं आपका इस पॉडकास्ट में वेलकम करता हूं। कल मेरा हाई जंप इवेंट और मुझे टीचर्स ने भी मना कर दिया कि नहीं, आप compete नहीं कर सकते हो। आपका डिसाइड हुआ कि आपको पेरिस जाना है, पैरा ओलंपिक के लिए आप सिलेक्ट हुए। तो वहां पर उससे पहले की सिचुएशन क्या रही? मैं थोड़ा डरा हुआ था कि मेरे 2 कंपटीशन खराब हो चुके थे, दोनों वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो मेरे माइंड में तो ये था कि यार कैसे होगा, क्योंकि जैसे कोच साहब से भी और कोचेस पूछ रहे थे कि पूरी टीम के कितने मेडल आएंगे। कोच साहब सबके मेडल तो गिना रहे थे, सबके मेडल गिनवा दिए, एक इसका है, ये इसका है, एक अपने उस इवेंट से आएगा, उस स्पोर्ट से आएगा। लेकिन अपने ही एथलीट मतलब मेरा मेडल उनको गिना ही नहीं रहे थे, इसका मेडल भी आएगा। मेरा सबसे पहला गोल्ड था स्पोर्ट डे पे प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में। गोल्ड मेडल आपने जीता तो उसके बाद एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था आपका कि अब मेरे को सब कुछ छोड़ के इस लाइन में ही जाना है जी। तो आपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया? पापा ने बोला कि ठीक है तू चले जा इस बार, लेकिन पापा ने ये बोल के भेजा था कि बेटा अगर मेडल आ गया तेरा तो तू आगे इसमें चले जाना, कर लेना, अगर नहीं आया तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। हमने ना एक क्लिप आपकी देखी हुई है कि आपकी मोदी जी से बात हो रही है, कॉल आया उनका, तो क्या बात आपकी हुई और आप फर्स्ट टाइम उनसे कब बात किए हुए थे? और अभी जब आप गोल्ड मेडल आपने जीता तो उसके बाद आपकी क्या बात हुई? योगी जी से भी आपकी मुलाकात हुई है, योगी जी से आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, मतलब कॉन्वर्जेशन हुई आपकी, क्या उनसे बात हुई योगी जी से? हम जो मेरे एज के बच्चे थे वो मुझे अपने साथ खेलने नहीं देते थे। जैसे क्रिकेट खेलेंगे तो बच्चों में ये रहता है कि हमारी टीम में बेस्ट प्लेयर ही होने चाहिए जिससे हम मैच जीत पाएं, और मैं डिसेबल हूँ। और उस टाइम पे वो अपनी टीम में क्यों लेते जो कि रनिंग सही से नहीं कर सकता था, जिसको बैट सही से संभालना नहीं आता था, फील्डिंग की बात रही वो तो छोड़ ही दो, तो वो क्यों लेते। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू इन दिस पॉडकास्ट। और आज हम एक ऐसे पर्सन को आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे जिन्होंने अपनी मेहनत से, जुनून से और शिद्दत से आज इंडिया को प्राउड फील कराया है। और वो कोई और नहीं, हमारे प्यारे भाई प्रवीण कुमार आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में हैं। तो प्रवीण भैया, आज मैं आपका इस पॉडकास्ट में वेलकम करता हूं। आज हम जानना चाहेंगे, हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी कि आपकी स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई और कैसे स्टोरी बनी आपकी। मतलब आप अगर हमें पीछे ले जाएं अपने स्कूल लाइफ में, या फिर कैसे स्टोरी स्टार्ट हुई ये आपकी? मैंने सबसे पहले अपना जो करियर स्टार्ट किया था वो प्रज्ञान पब्लिक स्कूल जेवर ग्रेटर नोएडा से स्टार्ट किया था, और जो कि मेरा सबसे पहला मेडल मेरे प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में था। जो कि मुझे अच्छा लगा कि मैंने अपनी कुछ चीज़ों को जो मेरे लिए नेगेटिविटी में लाती थी मुझे, उनको मैंने स्ट्रॉन्ग करके अपने आप को आगे लेके गया। और मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था मुझे लगा नहीं था कि मैं इतना आगे पहुंच पाऊंगा, या फिर मैं अपना ओलंपिक मेडल भी, ओलंपिक गोल्ड जो कि मैंने अभी पेरिस में जीता है, वो भी कर पाऊंगा। लास्ट टाइम टोक्यो में मेरा सिल्वर था, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे जो वहाँ पे छूट गई थी वो मैंने इस बार पूरी कर ली हैं। और जो मेरी पूरी भारतीय जनता सोच रही थी, मेरे जो उस टाइम पे टोक्यो में मेरा सिल्वर था, तब उनकी भी ख्वाहिश थी कि गोल्ड होना चाहिए था। तो मैंने भी बस ये सोच के ये पेरिस ओलंपिक्स में अपना कदम रखा था कि मैं अपने देशवासियों के लिए ये गोल्ड तो उनके लिए बनता है। मतलब ये बहुत ही प्राउड मोमेंट रहा है और काफ़ी लोग आपकी स्टोरी से इंस्पायर हुए हैं। जिस आपने सिचुएशन में निकल कर आपने इंडिया को प्राउड फील कराया, तो वाकई में ये जितने भी लोगों ने मूवमेंट देखा है और जितने भी लोगों ने रियलाइज किया है, उनके लिए, सबके लिए प्रेरणादायक है। अब आगे हम बढ़े इस पॉडकास्ट में, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी शुरुआत कैसे हुई? वो हाई जंप इवेंट था जिसमें मैंने पार्ट पार्ट लिया था, और ये मैंने स्टार्ट अपना 2016 और 15 से स्कूल लाइफ से स्टार्ट किया था, जिसमें अपना स्पोर्ट डे हुआ था फर्स्ट टाइम प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में। तो मुझे लाइक फ्रेंड्स होते हैं ना, अपने फ्रेंड सर्कल होता है, उसमें फ्रेंड्स आपको बैठ के बोलने लगे कि यार ये चीज़ तू अच्छे से कर सकता है। तो नेक्स्ट डे हाई जंप का इवेंट था एथलेटिक्स का। तो मेरे दोस्तों ने मुझे बोला मिलके कि तू स्टार्ट कर ले, तेरी जंप अच्छी है, क्योंकि मैं वॉलीबॉल खेलता था पहले से। तो वॉलीबॉल में मैं स्पाइकर था, डिफेंसर था साथ में। तो मेरी जंप उसमें बहुत अच्छी थी, मैं स्मैश अच्छे करता था, डिफेंस अच्छा करता था। तो मेरे पीटीआई सर से, प्रवीण सर, उन्होंने बोला कि तू एक बार ट्राई करके देख ले हाई जंप में, क्योंकि तेरी जंप अच्छी है, लेग्स में पावर है, स्ट्रेंथ अच्छी थी। तो फिर फ्रेंड्स ने भी बोल दिया, फिर मैंने भाई से बात की, भाई ने बोला कि तू कर ले, स्पोर्ट डे हो रहा है, कल का इवेंट भी है, तो तू एक बार ट्राई करके देख ले क्या होता है। फिर मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, उनसे भी बातचीत हुई, तो उन्होंने बोल दिया तू ट्राई करना चाहता तो तू कर ले। लेकिन जैसे मॉर्निंग में इवेंट है 8 o'clock,
और मैं आज आफ्टरनून में 12 o'clock बात कर रहा हूँ। फिर फ्रेंड सर्कल ने मुझे मोटिवेट किया कि हाँ तू कर ले। तो मैंने अपने टीचर से, जो पीटीआई सर थे जो वो करा रहे थे इवेंट, तो मैंने उनसे बात की। मैंने कि सर मुझे ये compete करना है, ये कंपटीशन। तो जो हेड थे पीटीआई सर के, जो फिजिकल टीचर्स के हेड थे, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आप थोड़े मतलब पैर में प्रॉब्लम है, फिर अगर इंजरी हो गई तो फिर क्या होगा, आप कैसे compete कर पाओगे। और मैं ऐसे आपको कोई परमिशन नहीं दे सकता हूँ कि आप ऐसे compete करें, क्योंकि इस चीज़ की रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा कि आप सही से खेल पाएंगे या फिर कुछ इंजरी नहीं होगी। वो मेरे लिए अच्छा ही सोच रहे थे कि हाँ सब कुछ सही से रहे, इस बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मेरे मन में था कि मुझे उस टाइम पे भी ये चीज़ थोड़ी बुरी लगी कि सर मुझे क्यों रोक रहे हैं। उस टाइम पे मैं 9th में था, तो मुझे ज़्यादा वो नहीं था कि, मुझे ये था कि मैं नॉर्मल हूँ, मैं खेल सकता हूँ सबके साथ। तो डिसेबिलिटी, मुझे ये ज़्यादा चीज़ समझ में नहीं आती थी। तो फिर मैंने अपने जैसे मेरी 2 o'clock छुट्टी हो गई स्कूल की, तो मैं घर पे गया। तो घर पे जाके मैंने अपने पेरेंट्स से बोला, मैंने कि पापा जी मुझे compete करना है, और कल मेरा हाई जंप इवेंट है, और मुझे टीचर्स ने भी मना कर दिया कि नहीं आप compete नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके पैर में प्रॉब्लम है। तो पापा ने बोला कि ऐसे कैसे नहीं compete करेगा, करेगा तो compete, तू टेंशन क्यों लेता है, मैं बात करता हूँ। उन्होंने प्रिंसिपल मैम, मैनेजर सर को कॉल किया, उनको बोला कि मेरे बच्चे को compete कराइए, इसको खिलाइए, इसका मन है और इसको खेलना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं बात करता हूँ। फिर उन्होंने पीटीआई सर को बोल दिया वहाँ पे कि ऐसे ऐसे इसको खिलाना है, compete करना है। और उससे 3-4 दिन पहले अपने ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके थे। उसके बाद अपने पास कोई चांस नहीं था कि हम उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। लेकिन सर ने करा दिया कि जैसे प्रिंसिपल मैम ने बोल दिया, तो मेरा उसमें जैसे ब्लू पेन होता है, उससे नीचे अंडरलाइन करके मार्क नेम लिख देते हैं ना कि प्रवीण कुमार हम्म। हाई जंप में एक और ऐड हुआ है बंदा, हम्म। उसमें क्लास डाल दी गई। तो फिर मेरा ऐसे हुआ, तो फिर मैं मॉर्निंग में पहुंचा, मेरा 7 o'clock में टीचर से मिला, फिर उन्होंने नाम लिखवाया, और 1 घंटे बाद इवेंट स्टार्ट होने वाला था। हम्म। मैं जैसे फिर मेरे को सीधा वो ट्रेनिंग जो अपना कंपटीशन एरिया था उसमें ले गए। तो वहीं पर मैं गया, तो बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, बच्चे थे साथ में जो मुझे जानते थे कि ये जंप अच्छी करता है, स्पाइकर है वॉलीबॉल में। तो उन्होंने ऑब्जेक्शन उठा दिया कि अभी नहीं सर, ये ऐसे compete नहीं कर सकता है कि ये डिसेबल पर्सन है, और सर इसको अलाउ नहीं करना चाहिए, और ये तो हम एबल बॉडीज का कंपटीशन है, आप ऐसे कैसे इसको हमारे साथ खिला सकते हैं। तो फिर वहाँ के टीचर थे, नीरज नाम था उनका। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको क्यों डर लग रहा है ऐसे, मतलब ये तो डिसेबल पर्सन है, आपके तो दोनों पैर, दोनों हाथ, मतलब पूरी बॉडी हेल्दी है, तो आप तो इससे अच्छा करोगे। वो तो ऑब्वियसली आप अच्छा करोगे ही, क्योंकि इसके पैर में प्रॉब्लम है, तो इससे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो आप क्यों डर रहे हो इससे। तो वो ऑब्जेक्शन जो था वो रिजेक्ट कर दिया गया, और फिर मैंने compete किया, जिसमें मेरा सबसे पहला गोल्ड था स्पोर्ट डे पे, प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में, जेवर। और उसके बाद मैंने बस यही सोचा कि जैसे मुझे फर्स्ट टाइम में ही मेरा, मैंने फर्स्ट स्टेप रखा और मुझे गोल्ड मिला वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो फिर मेरा मन था कि अब मैं स्पोर्ट्स ही करूँगा। फिर मेरे स्कूल लाइफ से ही मेरी जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी। सो मतलब वो जो गोल्ड मेडल आपने जीता तो उसके बाद एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था आपका कि जी। अब मेरे को सब कुछ छोड़ के इस लाइन में ही जाना है। जी। तो आपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया, क्योंकि पेरेंट्स को पता है कि मेरा बच्चा की क्या हम्म। दिक्कत है। हम्म। तो पेरेंट्स ऑब्वियसली उतना सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। तो उनको आपने कैसे मनाया उस टाइम ड्यूरेशन में, मतलब पेरेंट्स की क्या उस समय सिचुएशन थी, और वो आपको जब आपने बताया उनको कि मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो आगे क्या वो सिचुएशन हुई वहां पर। जैसे मैंने उनको बोला कि पापा जी मुझे ये compete करना है, तो उन्होंने बोल दिया कि स्कूल में ही तो है, कहीं बाहर जाना नहीं है, स्कूल लाइफ है, जैसे डेली जाता है वैसे ही कर लेगा। तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि हाँ कर ले। लेकिन उसके बाद सीबीएसई क्लस्टर था मेरा नेक्स्ट गेम, जो कि सीबीएसई क्लस्टर गेम्स होते हैं स्पोर्ट्स के। तो मेरा उसमें जाना था। तो पहले पापा जी ने बोला कि बेटा, पापा जी को डर था, फैमिली को डर लग रहा था कि अकेला जाएगा कैसे रहेगा। तो पेरेंट्स के माइंड में आता है कि मेरा बच्चा कैसे रहेगा, खाने पीने का ध्यान कौन रखेगा। फिर मैं डिसेबल पर्सन हूँ, तो मेरे को कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हो सकती थी, या फिर ये चीज़ें उनके माइंड में चल रही थी, तो वो मुझे पहले अलाउ नहीं कर रहे। फिर मेरे भाई ने बोला, मेरे भाई का नाम सचिन है, जिसने बोला कि पापा आप इसको जाने दो, ये अच्छा करेगा।
जाने दो आप। पापा ने बोला कि ठीक है तू चले जा इस बार। लेकिन पापा जी को ये था कि पापा ने ये बोल के भेजा था कि बेटा अगर मेडल आ गया तेरा तो तू आगे इसमें चले जाना, कर लेना। अगर नहीं आया तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, भूल जाना कि अपना जो भी था छोड़ देना, कि स्पोर्ट्स अब खेलते रहना बीच में, वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आगे फ्यूचर का डिसाइड मत करना इसमें। मैंने बोला ठीक है पापा जी। फिर मैं एक सीबीएसई क्लस्टर पहुंचा तो उसमें मेरा सिल्वर था, जो कि थर्ड कर दिया था, मेरा ब्रॉन्ज कर दिया था, क्योंकि कुछ रिटन में उन्होंने प्रॉब्लम हो गई थी जिसमें हमने ऑब्जेक्शन उठाया था, लेकिन वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि डाटा पहुंच चुका था। तो वहाँ पे मेरा थर्ड हो गया था, लेकिन मैं खुश था कि मेरा मेडल तो आ गया, क्योंकि पापा जी ने जैसा बोला था मेरा वैसा हो गया है। मैंने पापा जी को बताया था, फिर पापा जी ने बोला चल ठीक है तू, उन्होंने सपोर्ट तो था ही उनका पहले, और ज़्यादा सपोर्ट उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था। फिर मेरा सीबीएसई नेक्स्ट ईयर, मेरा फिर उसके बाद सीबीएसई क्लस्टर दोबारा आया जिसमें मेरा गोल्ड था। फिर मैं नेशनल खेलने गया उसमें, नेशनल खेलने गया छत्तीसगढ़, जिसमें मेरा फिर गोल्ड था। फिर मैंने खेलो इंडिया खेला था 2016-17 में, जो फर्स्ट टाइम हुआ था खेलो इंडिया जब स्टार्ट हुआ था। हम्म। फर्स्ट गेम उसका था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, जिसमें मैं सिक्स था। और उसके बाद फिर मेरा पैरालंपिक्स 2018 से स्टार्ट हुआ। तो पैरा ओलंपिक्स जो टोक्यो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, तो वहाँ आपने क्या फेस किया? क्योंकि आप डायरेक्ट अब इंटरनेशनल लेवल पर अब फेस कर रहे हो चीज़ें, अभी तक आप सिर्फ नेशनल लेवल पर अभी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो वहाँ पर आपकी क्या सिचुएशन थी? 2018 में मेरा सबसे पहला स्टार्ट हुआ था। मैं अक्टूबर 17 को 2018 में मैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, जो जो कि मेरे कोच हैं, द्रोणाचार्य अवॉर्डी हैं, उनके साथ आया। तो उन्होंने मुझे अपने पास रखा था। उन्होंने मेरी सारी प्रॉब्लम्स, जैसे कि डाइट की प्रॉब्लम या फिर मेरे को कपड़े चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, तो उन्होंने खुद ही वो सारी अरेंज की थी। मुझे पूरा सपोर्ट किया था पहले से ही, स्टार्टिंग से ही। और मेरा फर्स्ट कंपटीशन पैरालंपिक्स में 2019 में स्विट्जरलैंड था, जिसमें ओके। मैंने T42 कैटेगरी में compete किया था। compete करने के लिए स्विट्जरलैंड गया था, और उसमें एक टर्निंग पॉइंट था मेरा, कि उसमें मेरी कैटेगरी चेंज हो गई थी और मेरी T44 मिली थी, जो कि हार्डेस्ट कैटेगरी है हाई जंप में पैरालंपिक की, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड 2.19 मीटर है। और मैं खेलने गया था T42 कैटेगरी में, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड था 1.95 मीटर उस टाइम पे। तो हमारा जो गोल था वो T42 कैटेगरी में था। लाइक अपने सपने होते ना कि अपने को एक रास्ते पे चलना है, और उस रास्ते पे जाके आपको बोले कि आप गलत रास्ते पे आ गए हो, आपका दूसरा रास्ता था, हम्म। तो वो टूट जाते हैं। और वही हुआ वहाँ पे स्विट्जरलैंड में, कि मेरे को जिस दिन मेरी कैटेगरी डिसाइड होने वाली थी, मैं उस दिन गए, हम मॉर्निंग में सुबह 9 o'clock पहुँच गए थे हमें। फिर डॉक्टर्स ने चेक किया 10 o'clock हमें, कि हाँ कौन सी कैटेगरी में सही रहेगा। और 11:30 और 12 o'clock के आसपास हमें रिजल्ट मिला कि मेरी कैटेगरी चेंज हो चुकी थी वहाँ पे। वो ओके। कैटेगरी मुझे T44 मिली थी, जो कि हार्डेस्ट कैटेगरी है हाई जंप की पैरालंपिक्स में। फिर जैसे मुझे पता चला, फिर मेरा कोई एक मतलब मेरी एक आदत है कि जैसे मुझे नई चीज़ें मिलती हैं तो मैं उनके बारे में सोचना, जल्दी से सीखना, गूगल पे सर्च करना, सब कुछ स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे मुझे मिला तो 1 घंटे तो मैं थोड़ा वैसे था कि यार ये क्या हो गया है, कि मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया है। और जैसे मैंने स्टार्ट किया ना कि ये क्या होती है T44 कैटेगरी, इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, इसका करंटली परफॉर्मेंस किसकी बेस्ट चल रही है, मैंने ये सर्च करना स्टार्ट किया। फिर पता चला मुझे कि इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड 2.19 मीटर है, और इसके 60-70% एथलीट 2 मीटर प्लस हैं। और उस टाइम पे मेरी परफॉर्मेंस थी 1.75 और 1.80 मीटर। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यार ये तो करना बहुत मुश्किल है, ये हो नहीं पाएगा, ये मैं कैसे करूँगा। तो मैं उस टाइम पे टूट चुका था। नेगेटिविटी मेरे माइंड में इतनी आ चुकी थी कि अब नहीं होगा यार, अब छोड़ो। मैं ये सोच चुका था कि मेरे को अब घर पे जाना है, अपना पापा जी के पास जाऊंगा, और गांव में जाके खेती बाड़ी या फिर फैमिली को संभालूंगा, उनको सपोर्ट दूंगा। ये था मेरे माइंड में। तो जैसे हम वहाँ से, जैसे हमें कैटेगरी मिली, तो हम तुरंत वापस अपने रूम की तरफ आ रहे थे। तो कोच साहब समझाता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, सब ठीक है, ये ठीक है, सब ठीक रहेगा, कोई बात नहीं, कैटेगरी हम और। कोच कौन? सत्यपाल सर हाँ, आपने कोच बताया? सत्यपाल सिंह जी, जो कि मुझे समझा रहे थे कि कोई बात नहीं, हो गया है, कैटेगरी चेंज हो गया, हम और हार्ड वर्क कर लेंगे, ये कर लेंगे। पर उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे, जो मेरा माइंड सेट था, कि जो मेरे सपने थे वो टूट चुके थे। और मेरे जो अंदर अंदर जो उम्मीद थी कुछ करने के लिए, कुछ फैमिली के लिए, तो वो खत्म हो चुकी थी।
कि मैं ये सब कैसे करूँगा, कैसे अपने आप को संभालूंगा। तो फिर मैं रूम पे पहुंचा तो 8 o'clock, मैंने शाम को खाना भी नहीं खाया था। मैं 8 o'clock अपना एक रूम में एक विंडो थी जो कि जिसमें शीशा लगा हुआ था, सामने एक गार्डन टाइप था, पेड़ वगैरह थे और जैसे आसमान था, तो उसमें मेरे को तारे वगैरह ये बहुत अच्छा लग रहा था बैठने में जैसे। लेकिन जिसमें वहां पे बैठा था तो मेरा माइंड ना नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा था, तो मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे कि मेरे अंदर जो सपना था, जो मैं सोच रहा था, मेरा गोल था, वो टूट चुका था। तो मैं उस वहां पे बैठा रहा, सोचता रहा। एक मेरा फ्रेंड है बॉबी, जो कि हम दोनों का फर्स्ट गेम स्विट्जरलैंड में था, हम दोनों साथ में एक ही रूम में रुके हुए थे। फिर उसने मुझे समझाया था, इतना क्यों सोच रहा है, क्या हुआ, कोई बात नहीं। उस टाइम पर आपके साथ में जो एक सिचुएशन हुई कि सतपाल सर आपको समझा रहे थे, बट वो दिमाग में तो आपके बात चली गई, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आई और फिर भी आप वापस गए। फिर आप कहीं ना कहीं प्लानिंग करके आप वापस आपने डिसीजन बनाया अपना। जी जी। हम्म। तो फिर आगे कैसे कंटिन्यू हुआ आपका? फिर मैं सर के पास दिल्ली आ गया। फिर हमने 1 ईयर अपना ट्रेनिंग किया पूरा, 90 से 20। और उसमें फिर अपने को जो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो मेरी फर्स्ट कॉम्पिटिशन था पैरालंपिक में, उसके बाद मुझे सेकंड कॉम्पिटिशन मिला सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो वो दुबई में होने वाली थी। तो फिर अपना माइंड था कि इस बार हम सोच कर चल रहे थे, हमारी प्लानिंग थी कि हमें उसमें ओलंपिक कोटा भी मिल रहा था, पैरालंपिक कोटा, जो कि टोक्यो वाला था, टोक्यो पैरालंपिक 2022 2020। तो हम ये सोच के चल रहे थे कि उसमें अपने को बस ओलंपिक कोटा क्वालिफाई हो जाए, अपना हमें मिल जाए, जिससे हम टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई हो जाए। हम्म। फिर हमने ट्रेनिंग की, हमको 5-6 मंथ्स का टाइम मिला था उसके बीच। तो मैंने अपने उसमें 1.91 किया वर्ल्ड चैंपियनशिप में सीनियर में, जिसमें मुझे ओलंपिक कोटा मिल गया, जिसमें मैं फोर्थ था। और जिसमें थर्ड भी 1.91 पे था, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में कर दिया था, मैंने सेकंड में किया था, इसलिए मैं फोर्थ हो गया था। उसके बाद मैं डबल मोटिवेट हो गया कि अभी कुछ हो सकता है। लाइक जब आपको कुछ चीज़ें मिल जाएं कि हाँ, आपको दिख जाए कि आपका ओलंपिक क्वालिफाई हो चुका है, जिसको आप पहले सोच रहे थे कि ये नहीं हो पाएगा, हम्म। जब आपको वो मिल जाए तो आप उसके लिए दुगनी स्ट्रेंथ, दुगनी पावर से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे उसको अचीव करने के लिए। वही चीज़ मेरे साथ हुई। मैंने अपने आप को दुगना मोटिवेट, दुगना तैयार कर लिया था कि हाँ, अब करना है, अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। फिर मैंने सर को बोला कि अब सर, अब तो मेडल ही लाना है सर, अब तो मेडल पक्का ला के रहेंगे। फिर हमने 6 मंथ्स और तैयारी की, जिसके बाद हमारी मेरी फर्स्ट ग्रांड पिक्स थी, वर्ल्ड ग्रांड पिक्स, जो कि दुबई में थी, जिसमें मैंने 2.05 किया था। और वो मेरा एशियन रिकॉर्ड था, उसमें मेरा फर्स्ट गोल्ड लगा था वर्ल्ड ग्रांड पिक्स में। और जिसके साथ मेरी वर्ल्ड रैंकिंग थर्ड हो गई थी वर्ल्ड में। उसके बाद 1 ईयर का टाइम फिर और मिल गया था, क्योंकि ओलंपिक पोस्टपोन्ड हो चुके थे कोविड की वजह से, जिसमें हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिली कि अपने को ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि दिल्ली पूरा बंद हो चुका था। और मैं वापस गांव भी चला गया था 2-3 मंथ्स के लिए। और मैं सर से वीडियो कॉलिंग पे, मैंने अपने प्लॉट में ही जैसे जंप के लिए थोड़ा मट्टी को खुदवा के और उसको लॉन्ग जंप पिट बना लेते हैं, वैसे बनाया हुआ था। मैं उसमें जंप्स कर रहा था। सर मुझे दिल्ली में बैठ के, हम फ़ोन पे गाइड कर रहे थे कि ऐसे कर, ऐसे कर, ये एक्सरसाइज करनी है, मुझे वो डेली मॉर्निंग भेजते थे। और वहाँ पे मुझे नींद नहीं आती थी। मैं रात को 3 बजे, सुबह को 3 बजे अपना ट्रेनिंग करने निकल जाता था, 4 बजे ट्रेनिंग करने निकल जाता था। जैसे ही वापस आता था तो 5 बजे वापस आ गया। मैंने अपना जो मेरा बेड था, मैं वहाँ पे आके लेटा, और जो अपने जूते वूते होते थे वो गंदे होते थे, वो वहीं पे उतार देता था। तो मम्मी आती थी सुबह जगाने के लिए, जब उनको दिखता था कि हाँ, जूते पड़े हुए हैं, अब कभी सॉक्स मैंने पहने हुए थे और वो वैसे ही सो गया मैं जाके, तो मम्मी मुझे जगाती नहीं थी, फिर 2-3 घंटे बाद जगाती थी कि बेटा ले, ये खाना खा ले ब्रेकफास्ट के लिए। तो फिर हमारा 2 मंथ्स ऐसे ही निकल गया, 2 और 3 मंथ्स। उसके बाद थोड़ा थोड़ा इंडिया में खुलना हुआ, ओपन 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 हो गया कोविड के दौरान। दिल्ली थोड़ा थोड़ा ओपन हो गया, तो मैं फिर सर ने मुझे तुरंत बुला लिया अपने पास। और फिर भी हमें ट्रेनिंग ग्राउंड या फिर स्टेडियम तो नहीं मिल पाया था, लेकिन हम फिर अपना लोधी गार्डन हुआ, या फिर नेहरू पार्क हुआ, CS ग्राउंड है, हम वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर रहे थे, हर्डल्स वगैरह कर रहे थे, थोड़ी वेट ट्रेनिंग कर रहे थे, साइकिलिंग, रनिंग, होपिंग, ये सारी चीज़ें वहाँ पे कर रहे थे। फिर हमें 2-3 मंथ्स के बाद हमने अपने स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई को बोला कि हमें अपनी पिट चाहिए,
क्योंकि अब 2 और 3 मंथ्स बचा है ओलंपिक्स के लिए, हमें तैयारी करनी है। तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया, और मेरा स्पॉन्सर भी मेरे साथ में था, OGQ। उसने भी मुझे सपोर्ट किया, और हमने 2 और 3 मंथ्स पहले ट्रेनिंग ट्रेनिंग ग्राउंड हमें मिल गया। हमने फिर वहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। हमने हाई जंप करना स्टार्ट कर दिया 2 और 3 मंथ्स पहले ही। और बीच में ये हुआ कि मेरा एक इंजरी में खा गया था वहाँ पे। 1 मंथ में तैयारी बढ़िया हुई, लेकिन जब अपने पास 1.5 मंथ्स बचा था, उससे पहले मेरे को इंजरी हो गई। जैसे मैं बॉडी फुल लोड में थी, मैं मॉर्निंग में उठा, तो जो मेरी हील थी टेक ऑफ वाली, वो बेड में लग गई, लकड़ी में। तो वो अंदर की तरफ पुश हो गई। तो जब मेरी एडी में चोट लग चुकी थी, तो मेरे मॉर्निंग में जैसे लगी, तो मैं उसके बाद ट्रेनिंग करने गया, तो मेरे से ट्रेनिंग भी सही से नहीं हो पाई। फिर हमने उसको छोड़ दिया, रिलैक्स। मैंने सर को बताया, सर ऐसे ऐसे हो गया था, पेन हो रहा है। हमने सोचा वो एक एक हफ्ते में लास्ट ठीक हो जाएगा। फिर वो एक हफ्ते में भी ठीक नहीं हुआ। फिर हमें टेंशन होने लगी कि अब कैसे होगा, कि हमने इतनी सारी प्रिपरेशन की है, इतनी तैयारियां की हैं, इतनी मेहनत की है, सारी बर्बाद ना हो जाए। फिर बहुत थिंकिंग आने लगी। मेरे अंकुर भैया मेरे साथ में थे। अंकुर भैया हैं जो कि अर्जुन अवार्डी हैं। 2014 में उनके 3 मेडल थे एशियन गेम्स में। अभी जो 23 में अभी एशियन गेम्स हुआ था, उसमें 2 गोल्ड मेडल थे। और वो मेरे साथ में 2018 से हैं, हम साथ में ही रहते हैं। फिर हम दोनों भी परेशान हो गए कि अब ये कैसे होगा। फिर हमने प्लानिंग्स की कि इसको दिखाना चाहिए, कि पहले इसको ठीक कराओ, उसके बाद ट्रेनिंग का ध्यान रखेंगे। फिर हम दानिश सर हैं जो कि साय में हैं और फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो हम वहाँ पे गए। वो भी जेएलएन में ही थे उस टाइम पे। तो उन्होंने अपना लेजर ट्रीटमेंट और 2-3 ट्रीटमेंट और की अपने साथ। फिर वो अपने ओलंपिक से 15 दिन पहले थोड़ा 60-70% के आसपास वो हील हो गया था। ओके। जैसे हम ओलंपिक में जैसे पहुंचे, तो वो रनिंग से वो थोड़ा थोड़ा बर्निंग जो जलन चल रही थी अंदर, वो ठीक हो रही थी। और जब मेरा कंपटीशन था, मैं 1 घंटे पहले, तो उस टाइम पे मेरे 20-25% पेन था। लेकिन मेरे सर ने मुझे बोला था कि बेटा अभी मत सोचना, जो होगा देखा जाएगा। इंजरी विंजरी के बारे में, पेन के बारे में बिल्कुल मत सोचना। बस तुझे जंप करनी है, और बहुत अच्छी करनी है। इस पर माइंड लगाना। मैंने सर का लाइक आशीर्वाद लिया, और मैं अंदर चला गया। जब अंदर गया, तो वहाँ पे बारिश हो रही थी। मेरा फर्स्ट कंपटीशन था जिसमें बारिश हो रही थी। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि अब क्या होगा। लेकिन जैसे मैंने फर्स्ट जंप की, 190 से स्टार्ट किया था, फर्स्ट जंप जैसे मैंने की, तो फिर मेरा वो डर गायब हो गया कि ये बारिश है, क्या है, क्या होने वाला है। थोड़ा डर लग रहा था कि कभी पैर स्लिप ना हो जाए, इंजरी आ जाएगा, मेरा कंपटीशन खराब हो जाए। लेकिन उससे फाइट की, और 2.07 मैंने अपना पर्सनल बेस्ट किया था उसमें, जिसमें मेरा सिल्वर आया था। मेरा फर्स्ट पैरालंपिक गेम था, और उसमें मेरे को सिल्वर मिला था। और उस टाइम पे मैं बहुत खुश था कि इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी, और इतनी जो सारी चीज़ें मेरी बिगड़ी थी 2019 में, वो सारी चीज़ें मैंने अभी ठीक कर ली थी। हम्म। जब सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आप फिजिकली और या फिर मेंटली बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब हो चुके होते हो, या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट आपके साथ में हो चुका होता है, तो आप ऑब्वियसली एक बहुत ऐसे टाइम पीरियड में चल रहे होते हो कि आपको मतलब दिमाग में तो चल रहा होता है कि हाँ भाई मैं करूँगा करूँगा, बट फिजिकल पेन और मेंटल पेन बहुत होता है उस टाइम ड्यूरेशन में। हमने ना एक क्लिप आपकी देखी हुई है कि आपकी मोदी जी से बात हो रही है, कॉल आया उनका। तो क्या बात आपकी हुई, और आप फर्स्ट टाइम उनसे कब बात किए हुए थे, और अभी जब आप गोल्ड मेडल आपने जीता तो उसके बाद आपकी क्या बात हुई? सबसे पहले जो बात हुई थी हमारी टोक्यो पैरालंपिक्स में हुई थी, जिसमें मैंने सर को बोला था, सर नेक्स्ट टाइम मैं 2024 में, मैं जो पेरिस में होगा, मैं उसमें पक्का गोल्ड लाऊंगा। जो चीज़ यहाँ पे छूट गई थी, मैं वो पूरी करूँगा। फिर मेरा एशियन गेम्स जो 2023 में मेरा गोल्ड था विद एशियन रिकॉर्ड, तो उसमें भी मेरी बात हुई थी। सर ने बोला कि अभी नेक्स्ट ईयर पैरालंपिक्स हैं, तो उसमें क्या क्या अपना माइंड सेट है आपका। तो मैंने सर को बोला था, सर इस बार गोल्ड है सर। तो फिर जैसे अभी अभी जैसे मेरा गेम हुआ था पेरिस में, उसके बाद जैसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो मैंने सर को यही बात बोली थी, सर मैंने आपको वादा किया था कि जो 2024 पैरालंपिक्स आएगा, उसमें मेरा गोल्ड होगा, क्योंकि मेरा सिल्वर था टोक्यो में। वो मैंने वादा आपका पूरा किया है। सर ने मुझे बधाई दी, और बहुत खुश भी हुए कि मतलब
इतनी सारी चीज़ें मेरी जो बिगड़ी थी, मैंने उनको पास्ट जर्नी में भी बताया था कि सर मेरी इंजरी हो गई थी, लेकिन सारी चीज़ें भगवान की दुआ से ठीक होने के बाद मैंने ये सब किया और मैंने अपना पर्सनल बेस्ट किया, तो वो बहुत खुश थे। हम्म। आप योगी जी से भी आपकी मुलाकात हुई है, तो योगी जी से आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और उनका क्या आपका मतलब कॉन्वर्जेशन हुई, आपकी क्या उनसे बात हुई योगी जी से? हम मिले थे, मैं उन्होंने हमें फैमिली के साथ बुलाया था। हम्म। और धीरेन्द्र जी हैं जो कि ग्रेटर नोएडा में एमएलए हैं, उन्होंने वो हमें बुलवाया था, अध्यक्ष जी हैं, और उन्होंने हमें मिलाया योगी जी से। पूरी फैमिली के साथ मैं, अंकुर भैया और कोच साहब और मेरी पूरी फैमिली साथ में गई थी। तो हम उनसे मिले तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मी और मेरे पापा जी को बधाइयाँ दी, शुभकामनाएँ दी उनको। और मेरे कोच साहब को बधाइयाँ दी, शुभकामनाएँ दी। और हमें बोला कि अभी हम एक मीटिंग रखेंगे जिसमें लखनऊ में होगी, जिसमें हम आपका फेलिसिटेशन करेंगे और आगे के लिए जो प्लानिंग्स थी लाइक वो भी आगे रहेंगी। और उन्होंने बोला कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, जो भी चीज़ें आपको चाहिए होंगी हम सपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट हमारी सपोर्ट करेगी, और जो कि करती हुई आई है मुझे। और हाँ, यही बातें हुई उनके साथ। ओके। आप वॉलीबॉल मतलब अपने स्कूल टाइम में आपने खेला हुआ है, तो जी। उस टाइम ड्यूरेशन में क्या आपने कभी ऐसे सोचा था कि मैं मोदी जी से मिलूंगा या फिर योगी जी से मिलूंगा या फिर मैं अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? क्या आपने कभी मतलब ऐसा सोचा था उस टाइम पे कि ऐसा होगा? उस टाइम पे तो मेरा मन ऐसा था कि बस खेलना है। मुझे मज़ा आता था वॉलीबॉल खेलने में, और अभी भी आता है, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं वॉलीबॉल छोड़ता नहीं हूँ, खेलता हूँ साथ में। तो उस टाइम पे भी ये था कि हम इंजॉयमेंट के लिए खेलते थे, दोस्तों के साथ खेलते थे। कभी अपनी बैट लग जाती तब खेलते थे कि चलो एक टीम तुम बना लो, हम बना लेते हैं, फिर देखते हैं कौन जीतता है। वैसे हमारे गेम्स होते थे। सो कुछ वहाँ से मतलब खेलने की जागरूकता मेरे अंदर पहले से ही थी कि मेरा मन लगता था खेलने में, स्पोर्ट्स में, करने में, कि हाँ खेलना है, खेलना है। चाहे मैं थका हुआ होता था, कोई बोल दे कि हाँ खेलने चलना है, वहाँ पे चलना है, तो मैं चलता था। मुझे बचपन में ना एक चीज़ हुई थी कि जो मेरे एज के बच्चे थे वो मुझे अपने साथ खेलने नहीं देते थे। तो क्योंकि आप जैसे क्रिकेट खेलेंगे तो बच्चों में ये रहता है कि हम हमारी टीम में बेस्ट प्लेयर ही होने चाहिए जिससे हम मैच जीत पाएँ। और मैं डिसेबल था, डिसेबल हूँ मतलब। और उस टाइम पे वो अपनी टीम में क्यों लेते जो कि रनिंग सही से नहीं कर सकता था, जिसको बैट सही से संभालना नहीं आता था, और फील्डिंग की बात रही वो तो छोड़ ही दो, तो वो क्यों लेते? हम्म। छोटे बच्चे थे हम सारे, तो वो मुझे साथ में बैठा दिया करते थे कि तू रन काउंट्स करना, हम्म। ये सब बोल दिया करते थे। मैं बैठ जाता था, आराम से देखता रहता था उन्हें। ये सब बोल दिया करते थे। मैं बैठ जाता था, आराम से देखता रहता था उन्हें। लेकिन उसके बाद जो लाइक 23-24 ईयर्स के जो वहाँ पे मेरे बड़े भाई थे, तो वो मुझे ऐसे देखते थे, तो वो भी खेलने जाते थे। तो वो मुझे अपने साथ में ले जाया करते थे कि प्रवीण तू आजा, हमारे साथ रहना, हमारे साथ खेलना। तो मैं उनके साथ खेल लिया करता था। फिर उनके एक्सपीरियंस वो अपने मेरे को शेयर करते थे। वो मुझे अपनी एज से ज़्यादा उनसे सीखने को मिला कि वो मेरे एज से जो जो मेरी एज में जो बच्चे खेल रहे थे उस टाइम पे मैं उन उन बड़ों से कुछ सीख रहा था। तो वो मेरा माइंड ना धीरे 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 उन चीज़ों पर चलने लगा कि मुझे वो फ्यूचर के बारे में बातें करते थे। वो हम्म। बताते कि मेरी आर्मी है, मुझे नेवी में जाना है, मेरी ऐसा करना है मेरा, या फिर मेरे को मेरा ट्रायल है, 2 महीने बाद ट्रायल है, तो उनकी वैसी बातें चलती थी। तो मैं भी सोचता था कि मैं उस टाइम पे 10-12 साल का था, और तो मेरे माइंड में ये चलता था कि यार मेरे को भी फ्यूचर सेट करना है, अपना फ्यूचर ये ऐसे बनाना है, ये करना है। तो मेरी सोच उनकी तरह चलती थी। हम्म। तो धीरे धीरे फिर मेरा मन स्पोर्ट्स में, जैसे मेरे कोई घूमने जाता था तो मैं उनके साथ चलने लगता था। तो पहले से ही वॉलीबॉल खेलने का तो मेरा बहुत मन होता था। ओके। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए कि आपकी सराउंडिंग चेंज हुई, आपका एनवायरनमेंट चेंज हुआ, तो आपका माइंडसेट भी चेंज हो गया कि नहीं मेरे को भी मतलब कुछ करना है और मेरे को लाइफ में कुछ अच्छा बेटर करना है। वहां जी। से आपको एक इंस्पिरेशन मिला जब हम्म। आप ऐसे एनवायरनमेंट में आए। जी। तो डेफिनेटली मतलब आज के हम हमारे यूथ जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर कहीं ना कहीं बिजी हैं और भी मतलब इधर उधर बिजी हैं और अपना टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, अपने ग्रुप में एंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो आप हमारे जो ऑडियंस देख रही है जैनजी आज हमारे वर्ल्ड के दुनिया में, उनको आप क्या मैसेज दोगे कि मतलब उन्हें अगर लाइफ में कुछ ढंग का करना है और कुछ अच्छा करना है तो आप उनको क्या मैसेज दोगे?
मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ऐसे एरिया या फिर ऐसी सिचुएशन में ना रहें जो आपको कंफर्टेबल फील कराए, कि आप कंफर्ट जोन में रहें। ऐसा कंफर्ट जोन में कभी नहीं रहना चाहिए अपने आप को। ऐसे जोन में रहिए जो आपको परेशान करे, अनकंफर्टेबल फील कराए, प्रॉब्लम्स हो उनसे लड़ें, फाइट करें। क्योंकि जैसे गोल और ड्रीम जो आप मानते हैं कि मुझे ये करना है वो करना है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप ये पूछेगा कि तू मेरे लिए क्या कर सकता है। वो आपके बीच में प्रॉब्लम्स या फैमिली की तरफ से हो या फिर फ्रेंड्स की तरफ से हो, वो कठिनाइयाँ लाएगा। कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा जो जिसमें आपको बोलेगा कि अब तू नहीं कर पाएगा, चल वापस जा। उस टाइम पे भी आपको उससे फाइट करके, उससे लड़के ये बोलना है कि नहीं, मैं करूँगा और तुझे मैं तेरे पास तक पहुँच के दिखाऊँगा। क्योंकि आपका गोल, आपका ड्रीम आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम्स लाएगा ही लाएगा, और उसके सामने आपको हारना नहीं है, आपको बस आगे बढ़ते चले जाना है। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, मैं आपसे वो मोमेंट जानना चाहूँगा कि जब आप पेरिस के लिए, हुँ, आपका डिसाइड हुआ कि आपको पेरिस जाना है, हुँ, पैरा ओलंपिक के जी। लिए आप सिलेक्ट हुए, तो वहाँ पर उससे पहले की सिचुएशन क्या रही आपकी, माइंड में क्या चल रहा था आपके? जिससे मेरे को पता चला कि उससे पहले भी, अभी भी पेरिस ओलंपिक से पहले भी मुझे इंजरी हो चुकी थी। मेरे टेको ब्लैक में जो पंजा है उसके नीचे शॉर्ट पुट लग गया था ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। वो 3 और 4 मंथ्स पहले हुआ था। तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आनी, क्योंकि मेरी 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप बिगड़ चुकी थी, जिसमें मैं एक में फोर्थ था, एक में मैं थर्ड था, और वो भी मेरे इंजरी के कारण हुआ था। और ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, मतलब वो बुरा टाइम चल रहा था मेरा। मेरे कोच साहब भी बहुत परेशान हो गए थे, अंकुर भी हम साथ में थे। तो हम भी क्या, मतलब ऐसा माइंड में था कि अभी ओलंपिक्स हैं, 3 4 मंथ्स बच्चे हुए, और हमारी परफॉर्मेंस 193 195 ऐसे आ रही थी। मतलब जहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ मैं वहीं पे ख़त्म हो रहा था। अपने साय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अपनी पैरालंपिक कमेटी और अपने स्पॉन्सर ने हमें सपोर्ट किया, और स्पॉन्सर ने मुझे फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजा, जिसमें उन्होंने मेरा 1 मंथ 1.5 मंथ मेरा ट्रीटमेंट चला। और वो भी ट्रेनिंग हम करते रहे, ट्रेनिंग को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि दोनों को साथ में बना के चलना था, क्योंकि अपने पास टाइम भी नहीं था। क्योंकि अगर या तो रेस्ट दे देते तो परफॉर्मेंस वापस चली जाती, उसमें टाइम लगता। रेस्ट भी नहीं दे सकते थे, तो रेस्ट भी किया और ट्रेनिंग भी की। ये प्लानिंग हमने 1.5 महीने पहले ही बना ली थी, जिसमें अपने को कोच साहब ने डाइट और रेस्ट का लिए बोला था। जो अपनी ट्रेनिंग थी वो मैंने अंकुर विहाने और कोच साहब ने साथ में बैठ के प्लान की। फिर धीरे धीरे हमारी इंजरी कम होती गई, पेन कम होता गया। फिर जो अपनी जो पीक लेवल था, जैसे इंजरी का पेन कम होता चला गया, फिर हमने उसका अपने पीक लेवल पर ध्यान दिया कि हमें 205 यहाँ से करके जाना ही है, जो कि हम टोक्यो ओलंपिक से पहले 205 करके गए थे। कम से कम उतना तो करके यहाँ पे जा ही। और मैंने जैसे मैं मेरी 3 4 दिन बाद फ्लाइट थी, तो 3 4 दिन पहले मैंने 2.05 कर दिया। और जिसमें अपने को मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था कि हाँ, अभी ओलंपिक्स में कुछ कर सकता हूँ और अच्छा रहेगा। फिर हमारा प्लान था कि जैसे हमें 3 4 सेशन पेरिस ओलंपिक्स में अपने इवेंट से पहले मिलेंगे हाई जंप के, उसमें अपने को 210 करना है, जिससे हम हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ये बोले कि हाँ, अब तेरा ही है गोल्ड, और तू ही कर हाईएस्ट क्या सकता है। चल रहा था वहां पर, मतलब रिकॉर्ड क्या था, कि हाईएस्ट रिकॉर्ड क्या रहा है? हाईएस्ट रिकॉर्ड मेरा मेरा ही था 2.08, जो कि मैंने किया था। वाह। और उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड 2.19 मीटर है, जो कि थर्ड था पोलैंड का, उसका है, जो पेरिस में थर्ड था। फिर जब कंपटीशन वाला दिन आया, तो उससे पहले मैंने कोच साहब से बात की, तो उसके एक नाइट पहले हम बात कर रहे थे कि मैं थोड़ा डरा हुआ था कि मेरे 2 कंपटीशन खराब हो चुके थे, दोनों वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो मेरे माइंड में तो ये था कि यार, कैसे होगा, कैसे रहेगा। तो हम जितने टाइम हम पेरिस में रहे थे, उतने टाइम मैं और कोच साहब सही से सो नहीं पाए। क्योंकि जैसे कोच साहब से भी और कोचेस पूछ रहे थे कि हमारी टीम, पूरी टीम के कितने मेडल आएंगे, तो सब कोच साहब सबके मेडल तो गिना रहे थे, लेकिन अपने ही एथलीट, मतलब मेरा मेडल उनको गिना ही नहीं रहे थे, इसका मेडल भी आएगा। अच्छा। हाँ, वो किसी को नहीं बता रहे थे कि मेडल आएगा नहीं आएगा, वो बताया नहीं किसी को। और मेरे 2 कंपटीशन खराब थे, तो उनसे पूछा या नहीं पूछा ये तो मुझे पता नहीं किसी ने, लेकिन मेरा मेडल किसी को नहीं गिनवाया। सबके मेडल गिनवा दिए, ये किसका है, ये इसका है, एक अपने उस इवेंट से आएगा, उस स्पोर्ट से आएगा, लेकिन मेरा मेडल किसी को नहीं गिनवाया।
और फिर उसके बाद जैसे इवेंट स्टार्ट होने वाला था अपना, उससे पहले मैंने कोच साहब से बात की, तो कोच साहब बोले कि बेटा बस तू अपने पर्सनल बेस्ट पे ध्यान रखना, मेडल चाहे सेकंड हो थर्ड हो या ना भी हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे तेरा पर्सनल बेस्ट चाहिए और मतलब कुछ नहीं अब चाहिए। बट आपको अजीब नहीं लगा कि सबका काउंट करा दिया मेडल्स की, भाई हाँ तुम्हें ये करना है, बट आपका काउंट नहीं कराया, तो आपके मन में क्या चल रहा था? मेरे माइंड में ये था कि जिस सर ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बात थी, तो मेरे माइंड में ये था कि सही है, अभी काउंट नहीं कर रहा है क्योंकि मेरे दो कंपटीशन बिगड़ चुके थे, तो अभी सबको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। नहीं तो वो रहता है ना कि सबको पता है कि हाँ ये अच्छा करेगा, ये अच्छा करेगा, फिर वो वही बात आपको मतलब 10 लोग बोल दें कि हाँ तेरा तो पक्का है, ये तो होने वाला है, ये तो रहेगा, तेरा तो गोल्ड ही आएगा। तो वो चीज़ें फिर प्रेशर डालने लगती हैं कि हम्म। ज़्यादा उम्मीदें भी ना खा जाती हैं अंदर से, कि को आपको 10 लोग बोल जाए कि हाँ तेरा है, और फिर आपको डर लगने लगे कि यार नहीं हुआ तो फिर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा, कैसे जाऊंगा, कैसे करूंगा, कैसे फेस करूंगा जिन लोगों ने मेरे को बोला था, जिनको उम्मीद थी। फिर आपको डर लगता है, फिर उस चक्कर में कभी कभी हम टेंशन में आ जाते हैं। वो अच्छा हुआ मेरे साथ कि उम्मीद कम थी, बट हो गया, वो अच्छा था मेरे लिए। सर ने भी हम्म। जैसे बोला कि बेटा पर्सनल बेस्ट कर, सर ने मुझे फ्री छोड़ दिया था कि तू गोल्ड मेडल या फिर इसका मत सोच, तू अपना पर्सनल बेस्ट कर ले, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरे से। मैंने बोला ठीक है सर। उन्होंने मेरे को बोला 210 टारगेट लगा के चल, 210 फर्स्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में जाना चाहिए तेरा। मैंने बोला ठीक है सर, मैंने सर का आशीर्वाद लिया और हम अंदर चले गए। तो मैंने जैसे मैंने इवेंट अपना स्टार्ट हुआ, फर्स्ट जंप की, तो वो फर्स्ट टाइम में क्लियर 190 की, फिर 193 की, फिर उसके बाद 197 था, फिर मेरा 2 मीटर था, फिर 2 3, और फिर 2 6 एंड 2 8, फिर 2 10। मेरा 2 8 तक मेरा फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया। और जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा 2 8 निकला, तो मेरा गोल्ड मेडल श्योर हो चुका था। जैसे ही यूएसए वाला और मैं, हम दोनों बचे हुए थे, तो वो दोनों, हम दोनों जब उसका अटेम्प्ट ख़त्म हो गए 2 8 के बाद, तो जब 2 10 पे उसका एक अटेम्प्ट बचा था, मेरे 3 अटेम्प्ट थे, उसका एक ही था। तो उसकी 2 8 उसने की भी नहीं, तो उसने पास कर दी थी हाइट कि मुझे 2 10 लेनी है, और 2 8 पे फर्स्ट अटेम्प्ट लेके छोड़ दिया था। फिर उसका 2 10 पे थे अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट थे, पहला अटेम्प्ट उसी का था। उसका पहला अटेम्प्ट भी खराब हो चुका था, मतलब उसके पास लास्ट अटेम्प्ट बचा था, मेरे पास 3 अटेम्प्ट बचे थे। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई किया, हल्की सी बाल रुकी, वो गिर गई 2 10 पे। लेकिन उसका लास्ट अटेम्प्ट था, उसके पास मेरे पास 2 अटेम्प्ट और थे, और मेरे पास प्लस पॉइंट ये था कि मैंने 2 8 में करके आया हूँ, वो करके नहीं आया। तो फर्स्ट में ही चल रहा था फिर भी। फिर जैसे उसके थर्ड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो जैसे मैंने ऐसे अपने जैसे कोच साहब बैठे हुए थे सीट्स पे, और अपनी पूरी इंडियन टीम थी जो सपोर्ट कर रही थी, तो मैंने उनकी तरफ देखा और मैंने ऐसे बोला, तो सर सब खुश होके बोले कि तेरा गोल्ड हो गया। मुझे फील नहीं हुआ कि मेरा गोल्ड हो चुका है, मैं भी कंफ्यूजन में था तब भी कि यार ये कैसे हो गया। मतलब जैसे सपना अचानक से वो रियलिटी में बदल जाए और आपको हम्म। बिलीव नहीं हो कि हो गया है, ऐसी फीलिंग आ रही थी मुझे। और मैंने सर को बोला कि सर हो गया है। सर खुश कि हाँ हो गया है, सब ठीक है, गोल्ड लग चुका है तेरा। मुझे मैं उसके बाद मतलब मुझे फील नहीं हो रहा है कि हाँ लग चुका है। मैं फिर बाद में मैंने कि हाँ हो गया है, हो गया है, ये सब हो चुका है। फिर मैं वहाँ से निकला, देखा मैंने सारी चीज़ें, फिर सर के पास गया 2 10 के लिए। सर ने बोला गोल्ड लग चुका है, टेंशन मत लेना, अपना बस 2 10 पे ट्राई करके 2 10 हो जाए। क्योंकि कोच साहब ने मुझे बोला था 2 10 तुझे करना है। मैंने ट्राई किया, लेकिन मेरे अंदर वो खुशी और मेरा डर गायब हो चुका था, और वो खुशी में चेंज हो चुका था। अगर मेरे अंदर वो डर बना रहता तो मैं 2 10 कर देता उस टाइम पे। लेकिन ये अच्छा हुआ कि कोच साहब की खुशी मेरे लिए मायने रखती थी उस टाइम पे, वो खुश थे, इसलिए मैं, थोड़ा माइंड में है पछतावा कि 2 10 नहीं हो पाया जो कोच साहब ने बोला था, लेकिन वो खुश थे इसलिए मैं भी खुश था कि हाँ सब ठीक से हो गया। ओके। तो जब आप वहाँ से लौट कर आए पेरिस से, तो आपके पेरेंट्स की फीलिंग मतलब क्या थी? मतलब आपने उनको कैसे एक्सप्रेस किया और उन्होंने कैसे एक्सप्रेस किया अपनी फीलिंग्स को? क्योंकि आप जहाँ से आते हो तो आप एक फार्मर बैकग्राउंड से हो, राइट? मतलब आप हम्म। खेती किसानी वाले आप कहीं ना कहीं बैकग्राउंड से हो।
तो गांव में और वो आपके एरिया में क्या एक माहौल था, और आपके पेरेंट्स की खुशी क्या थी और क्या मोमेंट्स थे वो? जैसे मेरा इवेंट ख़त्म हुआ था तो जैसे मैं वापस लौट के आया, तो लाइक मुझे अपनी पूरी इंडियन टीम बीच में मिल रही थी, मुझे वो बधाइयाँ दे रही थी, मुझे बहुत खुशी हो रही थी, अंदर से फील हो रहा था कि हाँ मैंने इंडिया के लिए कुछ तो कर दिया है अब। तो जैसे मैं ऊपर पहुंचा तो मैंने अपना यूट्यूब खोला तो उस पर बहुत सारी वीडियोज आ रही थी मेरी। तो मैंने अपनी गाँव की वीडियो चेक की। तो जैसे उनमें उसमें वीडियोज आई थी कि जैसे मेरा इवेंट चल रहा था तो उनका रिएक्शन क्या था। तो उनकी जो खुशी थी वो देखने को मिली मुझे। जैसे अपने गांव में एक मंदिर है, उसमें उन्होंने एलईडी लगाई हुई थी और पूरा गांव बैठा हुआ था, वो मेरा इवेंट देख रहा था। जैसे मेरी जंप हो रही थी वो खुश हो रहे थे, जय जयकार लगा रहे थे वो। तो मुझे वो देख के बहुत अच्छा लग रहा था। फिर जैसे इंटरव्यूज हुए, इंटरव्यू जो मेरे पेरेंट्स के इंटरव्यू थे, तो मेरी मम्मी की आंखों में खुशी के आंसू थे। और उन्होंने दो 2 मंथ से व्रत रखा था, ओ माय गॉड। 2 मंथ से, कि मेरे बच्चे का जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। उसके लिए व्रत रखा हुआ था मेरे लिए। वो मुझे पता चला था मेरे जब मैं पेरिस पहुंच चुका था, उसके 2 दिन पहले मुझे पता चला था कि मेरी मम्मी ने मेरे लिए व्रत रखा है, 2 महीने पहले से मुझे छिपा के रखा हुआ था। तो मुझे थोड़ा लगा कि यार मैं अपनी मम्मी के लिए तो कुछ कर लूँ। मुझे हम्म। वैसा फील हुआ कि नहीं यार अब तो करना है यार। जब मेरी पेरेंट्स इतना कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, तो मुझे भी तो कुछ करना चाहिए। हम्म। बाद में फिर पापा जी से बात, जैसे इंटरव्यूज देखा तो वो इमोशनल हो रहे थे। खुशी थी, बोल रहे थे उम्मीद नहीं थी क्योंकि इसके कंपटीशन बिगड़ चुके थे 2-3। उनको भी पता था चीज़ें मेरे साथ क्या चल रही हैं, लेकिन उम्मीद उतनी नहीं थी। लेकिन अभी 1 महीने में इसने सारी चीज़ें रिकवर करके इंजरी के बाद ये सब कुछ किया है, उनकी खुशी उनके फेस पर दिखाई दे रही थी। मैं बहुत खुश था वो सब देख के। और इसमें मेरी जो मेरे गांव वाले थे, गोविंदगढ़ गांव, जो वो सपोर्ट कर रहे थे। वो अ, जैसे मेरा इवेंट चल रहा था तो जय जयकारे लगा रहे थे और दुआ कर रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रवीण का इस बार गोल्ड हो जाए। तो वो सब देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मेरी मेरे लिए दुआ और दुआएं कर रहे थे इतने सारे लोग। और मेरे पूरा भारत देश मेरे लिए दुआ मांग रहा था कि हाँ सारी चीज़ें ठीक हों, एक और गोल्ड अपने देश को मिले। तो मैं इस चीज़ का क्रेडिट अपने भारत देश को वो देता हूँ, अपनी फैमिली को देता हूँ, अपने कोच को देता हूँ कि इनकी दुआ और आशीर्वाद की वजह से ये सब हो पाया। इंटरेस्टिंग। अच्छा, आप कभी डिस्ट्रैक्टेड हुए हो? क्योंकि आज की जेन जी जो वर्ल्ड है, तो वो काफ़ी डिस्ट्रैक्शन में है, लाइक पार्टी, अल्कोहल, गर्लफ्रेंड्स या फिर बॉयफ्रेंड्स। तो हम्म। मतलब कभी आप अपने टाइम ड्यूरेशन, जब से आप अपनी लाइफ को लेके सीरियस हुए और जब आपको क्लियरिटी मिली है, तो आप उस टाइम ड्यूरेशन में आप डिस्ट्रैक्टेड, कभी ऐसा कुछ रहा है आपको? जैसे टोक्यो के बाद जैसे मेरे को सिल्वर मिल गया था तो मेरा फर्स्ट टाइम था वो। तो फर्स्ट टाइम में जो चीज़ें मुझे बचपन में नहीं मिल पाई थी, दोस्त यार, एंजॉयमेंट, पार्टीज, तो उस टाइम में मुझे मिल रही थी। ओके। तो फिर मैं भी उनके साथ घूमने चला जाता था, हम्म। बाहर रहता था। तो हाँ, दोस्तों के साथ खूब एंजॉयमेंट किया, पार्टीज की। और लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ें फिर बिगड़ी नहीं, परफॉर्मेंस में तो इफेक्ट होता ही है इन सब का, क्योंकि डिसिप्लिन मांगती है स्पोर्ट्स। और अब उस चीज़ से आप दूर हो जाओ तो आपकी परफॉर्मेंस डाउन होने लगती है। और वैसा ही मेरे साथ हो भी रहा था। उसका फील मुझे अपने कंपटीशन में लग रहा था धीरे धीरे कि हाँ कुछ चीज़ें बिगड़ी हैं जिसकी वजह से मैं थोड़ा दूर हो चुका हूँ। और फिर जैसे हम प्रैक्टिस छोड़ देते हैं और फिर प्रैक्टिस दोबारा से स्टार्ट करते हैं, पेन और इंजरीज दोबारा से आती हैं। फिर हम्म। इंजरीज भी आई तो फिर मैं और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होने लगा, यार अब कैसे होगा, अब कैसे आगे बढ़ूंगा। फिर मैंने 2 महीने पहले अपनी सारी चीज़ें छोड़ दी, अपनी पेरेंट्स को भी बोल दिया था, फैमिली ने सपोर्ट किया कि ठीक है तुझे अकेले रहना है तू अकेले रह। फिर जैसे मेरी प्रॉब्लम्स बिगड़ती जा रही थी तो अपनी परफॉर्मेंस घट रही थी बार बार। तो कुछ फील हुआ मेरे को कि हाँ यार मेरी गलती है इन सब चीज़ों में, कि मैंने पार्टीज की हैं, दोस्तों के साथ घूमा हूँ, मौज मस्तियाँ की हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं मेरे को इसमें मेरी जिम्मेदारी थी कि मुझे संभाल के चलना था। लेकिन मैं इन सब में ज़्यादा बहक गया और परफॉर्मेंस डाउन गई, इंजरीज भी आई फिर। लेकिन उसको फिर हमने बाद में मेरी फैमिली ने मुझे फ्री छोड़ दिया, बोला कि तुझे अकेले रहना है तू अकेले रह।
तुझे कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें बस बता देना कि मुझे ये प्रॉब्लम है, हम वो सारी चीज़ें ठीक कर देंगे। मैंने फैमिली को बोला हुआ था कि पापा जी, आप जैसे फैमिली में प्रॉब्लम्स होती हैं, मेरे पापा हार्ट के पेशेंट हैं, तो उनको भी प्रॉब्लम्स हुई थी कई बार। तो ओके। मम्मी बीपी की पेशेंट है मेरी। तो उन्होंने भी मुझसे ये सारी चीज़ें छिपाई फिर 2 महीने, मेरे को बताया नहीं क्योंकि क्या प्रॉब्लम्स थी क्या थी। पापा को एक दो बार मतलब हुआ था, छाती में पेन हुआ था, तो वो सब उन्होंने छिपा के रखा मेरे से 2 महीने, मेरे को टेंशन नहीं दी। मेरे भाई ने भी मुझे फ्री फ्री छोड़ दिया था कि ठीक है, तुझे टाइम चाहिए, तेरा गोल्डन टाइम है, तू टाइम ले ले। बिल्कुल। और मेरी भाभी हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने भी बोल दिया मेरे भाई को कि हाँ, इसको अकेले रहने दो, अकेले करने दो सारी चीज़ें। वो भी अलग हो गए। मैं, अंकुर भैया और कोसा भी थे जो साथ में रहे और ये सारी चीज़ों को ठीक किया प्लानिंग से। और फिर धीरे धीरे अपनी सारी चीज़ें ठीक होने लगी क्योंकि हम डिसिप्लिन में आ गए थे। हमारा सोच बिल्कुल, अपना माइंडसेट अपने पेरिस ओलंपिक्स के लिए था कि ये करना है। ये अपने को बस पेरिस दिख रहा था, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। हम डर रहे थे, जैसे मैं कभी डिस्ट्रेस होता था कि कभी मन होता था कि नहीं अभी नहीं हो पाएगा, या मन बोल रहा है, नेगेटिविटी ज़्यादा आ रही है कि कैसे होगा, इंजरी चल रही है, इतना अपने को लेके जाना है, अभी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है अभी। तो मैं अंकुर भैया के साथ बैठ जाता था, वो मेरा ध्यान रखते थे, वो मुझे समझाते थे। मुझे अच्छा लगता था उनके साथ, इसलिए बैठ के आराम से उनसे सारी बातें शेयर करता था मैं कि भाई साहब, ये मुझे सही नहीं लग रहा है, मेरे माइंड में ये चीज़ चल रही है। लेकिन फिर मुझे वो बीच बीच में मोटिवेट करते रहते थे कि अभी इतना टाइम बचा है अपने पास, ये ध्यान रखना है, ये करना है। डाइट का ध्यान रखते थे, कभी कभी मेरे फिजियो बन जाते थे, कभी कभी वो ब्रदर की तरह मेरे को ट्रीट करते थे। कभी मेरे को ज़रूरत पड़ी तो मेरे लिए वो सारी चीज़ें ला के देते थे। उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प की है। और फिर धीरे धीरे हमने सारी चीज़ों को संभाल के और परफॉर्मेंस में उसको कन्वर्ट करके अपने मेडल को सही से सिक्योर किया। मैं अंकुर भैया से मिला हूँ तो ही इज़ वेरी स्वीट पर्सन। मैं आपको बता नहीं सकता, मेरी फर्स्ट टाइम उनसे बात हुई जब मेरे को आपसे हम्म। कनेक्ट करना था। तो बहुत ही हम्बल पर्सन, जिस तरीके से उन्होंने मेरे को ट्रीट किया, जिस तरीके से उन्होंने मेरे को मतलब बात करा, तो मतलब उससे मेरे को, और अभी मैं यहाँ पे आके मिला भी उनसे, तो हम्म। एक अलग रिस्पेक्ट थी, क्योंकि वो भी जिस सिचुएशन में है, वो सिचुएशन से डील कर कर वो अभी अपना सिर्फ उनका फोकस ये है कि यार उनको मतलब फाइट करना है, उनको कहीं ना कहीं इंडिया के लिए कंट्रीब्यूशन देना है, इंडिया के लिए कुछ करना है। तो इट्स वेरी टफ, मतलब जब आप देख नहीं सकते हो कंप्लीटली, तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। बट उनके अंदर मैंने जो एस्पिरेशन देखी है, जो एक मैंने उनके अंदर एक जुनून देखा है, वो मुझे लगता है कि काफ़ी एक आपको मोटिवेशन दिया होगा, और आपको सच में उन्होंने इमोशनल और मेंटल आपको जो सपोर्ट मिला है उनसे बहुत आपको फ़र्क पड़ा होगा उससे। जी। तो बिल्कुल आपके, मैं इसको जानना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी हमारी ऑडियंस है, काफ़ी लोग हैं, व्यूअर्स हैं, तो वो अपने गाँव से निकलकर शहर आते हैं कुछ सपने लेकर, और जब वो सपने लेकर आते हैं तो एक फैमिली से उतना बात नहीं हो पाना, उतनी कनेक्टिविटी नहीं हो पाना, वो बहुत एक सिचुएशन वैसी रहती है कि फैमिली से एक बॉन्ड जो रहता है घर पे रह के, वो बॉन्ड नहीं रह जाता है जब आप बाहर निकलते हो। क्योंकि जब आप बाहर हो तो फिर आप सिर्फ, आपके दिमाग में आप उस जोन में पहुंच चुके हो कि यार आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपके फैमिली के कॉल आ रहे हैं, बट आप उनको उतना टाइम नहीं दे पा रहे हो। तो जब एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है, जब मतलब आपने मेरे को बताया कि बीपी का मम्मा को आपको दिक्कत है, और आपके फादर को चेस्ट में पेन हुआ, हार्ट पेशेंट हैं, तो ऐसी सिचुएशन में मतलब आप क्या फील करते हो कि एक तरफ तो ये लग रहा है कि हाँ भाई, मेरे को अपने गोल अचीव करने हैं, मेरे को इंडिया के लिए कंट्रीब्यूशन देना है, और एक साइड ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि ये भी लग रहा है कि यार मैं यार अपने, उनके पास भी कम टाइम है, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड कितना कर सकता हूँ, और मैं काश ऐसी मेरी लाइफ होती कि मैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता। तो मतलब वो मोमेंट आप मेरे को थोड़ा समझा सकते हैं, क्योंकि व्यूअर्स काफ़ी हमारे ऐसे हैं जो ऐसी सिचुएशन में हैं अभी। जी, मेरे साथ भी ये कई बार हुआ है। जैसे पापा जी का भी प्रॉब्लम होती है, कई मम्मी को प्रॉब्लम होती है। तो पापा को 3 बार हार्ट अटैक भी आ चुका है।
तो मुझे वो कभी कभी गिल्ट फील कराता है कि यार मैं होता तो संभाल लेता उनके पास। बट मैं अपने फ्यूचर को लेके, अपनी फैमिली के लिए अपने घर से दूर हूँ, तो वो चीज़ें कभी कभी अपने आप को परेशान करती हैं कि हमें भी होना चाहिए था, ये सारी चीज़ें ठीक कर देते। अगर उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, या फिर वो इकोनॉमिकल हो, या फिर बीमारी से जूझ रही हो, या फिर कुछ भी हो। फाइनेंशियल जो भी कुछ अगर हाँ, हो। लेकिन उसमें आपको फील होता है कि यार मैं थोड़ा साथ में रहता तो मैं संभाल लेता। हम्म। फिर आपको गिल्ट फील होता है कि यार मैं क्यों नहीं था। जैसे आप घर पे जाते हो, तो पेरेंट्स को भी, वो भी अपना दिल मार के अपने बच्चे को बाहर भेज देते हैं कि जिससे उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, वो सिक्योर। ठीक रहे। लेकिन आप एक दो दिन के लिए घर जाते हो, आपकी मम्मी बोलती है बेटा एक दो दिन और रुक जाओ, क्योंकि हम्म। उसका मन है, क्योंकि वो चाहती है कि मेरा बच्चा मेरे साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करे, मैं उसके साथ रहूं, उसकी प्रॉब्लम्स को समझूं, सॉल्व करूं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी बहुत सारी चीज़ें उसको बताऊं। लेकिन वो भी फिर भी अपना दिल मार के बच्चे को बोल देती है बेटा तेरा ज़रूरी है, तू जा। तो ये हम्म। फैमिली सपोर्ट होता है। हम्म। उनके पास जो, उनकी जो फीलिंग्स होती हैं, वो अपनी फीलिंग्स को मार देते हैं तुम्हारे लिए। अपने अपने बच्चों के लिए अपनी फीलिंग्स को मार देते हैं कि हमारा बच्चा खुश रहे, हम तो खुश हो जाएंगे, जब वो खुश है तो हम भी खुश हैं। वो अपनी फीलिंग्स को दबा के तुम्हें हाथ ऐसे बढ़ा के आपको आगे करते हैं, अपने फ्यूचर की तरफ लेके जाते हैं। तो ये बस पेरेंट्स कर सकते हैं, किसी और के बस की बात नहीं होती है। हम्म। ये सबसे बड़ी कुर्बानी होती है जो पेरेंट्स देते हैं हमारे। तो ये फैमिली सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम्म। यस। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब हमारे व्यूअर्स भी काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे। आपकी गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड हाँ अभी है। ओके, क्योंकि एथलीट और स्पोर्ट्समैन के लिए काफ़ी, मतलब एक डिसिप्लिन उनकी लाइफ होती है, काफ़ी उनका सेल्फ डिसिप्लिन होता है, उनका रूटीन वैसा होता है। तो उनके लिए टाइम दे पाना मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है और बहुत चैलेंजिंग होता है। तो मतलब आप कैसे मेंटेन करते हो और आपको कितना सपोर्ट मिलता है अपनी गर्लफ्रेंड के साइड से? हाँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ वैसे। ओके। हाँ, बस जब तक वो, उसको बोल देता हूँ सीधा कि मुझे अभी टाइम चाहिए, मैं बिजी हूँ, या वो हूँ। कभी गुस्सा, कभी ये सारी चीज़ें रिलेशनशिप में चलती रहती हैं, बट वो समझ जाती है, ये अच्छी बात है। और वो भी सपोर्ट ज़रूरी है। हम्म। क्योंकि